हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे हैं क्लास 4 के इन्वायरमेंट की वर्कबुक। और इसमें पढ़ने वाले आज चैप्टर 5th खेतों से लेकर के बाजार तक। इससे पहले कि हमने 4 चैप्टर आपको करवा दिए 1 से लेकर के 4 तक। उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको इसी प्रकार के बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नीचे दी गई फसलों का वर्गीकरण तालिका में लिखना है। यहाँ पर कुछ फसलों के नाम दिए गए, उनको क्या करना है, आपको कैटेगराइज करना है। यानी खरीफ की रबी की फसलों को अलग लिखना है, खरीफ की फसलों को अलग लिखना है और जायद की फसलों को अलग लिखना है। जो रबी की फसलें होती हैं वो आपकी विंटर सीजन में होने वाली होती हैं और खरीफ की फसलें होती हैं वो आपकी रेनी सीजन में होने वाली होती हैं। और जो जायद की फसलें होती हैं वो थोड़ा गैप रहता है मई जून में, उसमें बोने वाली होती हैं। तो इसमें जो फसलें रबी की हैं वो गेहूँ, चना, मटर, सरसों हैं। और खरीफ की फसल में आपका ज्वार, धान, बाजरा, करेला और भिंडी आ जाएगा। और जायद की फसलें में खीरा, तरबूज। जो इसमें से दिए गए उनको इस प्रकार से अलग अलग लिखा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। किसी फसल को बोने से पहले मिट्टी की जांच करना क्यों आवश्यक है? तो इसमें हमने लिखा है खेती से बढ़िया उत्पादन के लिए, यानी खेती से हमें अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य खेत की ज़रूरत के अनुसार उसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना होता है। जांच हो जाने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे खेत में किस पोषक तत्व की कमी है जो फसलों को चाहिए, उसकी पूर्ति की जाती है। इसलिए जाँच कराना आवश्यक है। ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको गिवन है। सिर्फ गर्मी, उससे काम नहीं चलेगा, या सिर्फ पानी से भी काम नहीं चलेगा। गर्मी हो, पानी, हवा, खनिज लवण एवं सूक्ष्म जीव, इन सभी की ज़रूरत पड़ती है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। तो आप इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है, खेती करने से पहले मिट्टी को भुरभुरा क्यों बनाया जाता है? यानी हम जो लोग कोई फसल बोते हैं उससे पहले खेत में हल चलाते हैं, तो वो कह रहे हल क्यों चलाया जाता है? एक तरीके से ये है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है? भुरभुरा बनाने से मतलब है मिट्टी को तोड़ फोड़ करना और बड़े बड़े जो मिट्टी की डेले होती है उनको फोड़ के बारीक करना। तो वो कैसे होंगे? वो तो हल चलाने से ही होंगे। तो कैसे किया जाता है? हल चलाने से किया जाता है। यानी आज की डेट में तो कल्टीवेटर चलते हैं, हैरो चलता है और बैल वाले हल भी चलते हैं। तो इसमें हमने ऑप्शन लिखे हैं इसके नंबर 1, 2, 3 करके कि इसके क्या फ़ायदे हैं। मिट्टी भुरभुरी हो जाने से उसमें जल, वायु, ताप और प्रकाश का आवागमन सफलतापूर्वक हो सकता है, 1 नंबर। दूसरा, लाभदायक जीवाणु अपना कार्य अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उनको मिट्टी पोली पोली हल्की हल्की मिलेगी तो उसमें वो चल फिर सकते हैं, और ठोस मिट्टी होगी उसमें वो नहीं चल पाते अच्छे से। तीसरा है, मिट्टी को भली प्रकार से वर्षा का जल, मतलब मिट्टी भली प्रकार से वर्षा का जल सोख लेती है और धारण कर पाती है। 4th नंबर है, पौधों की जड़ सुगमतापूर्वक फैल करके पौधे के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त कर सकती हैं। और ये सब जो हम करते हैं वो या तो हल होगा, कल्टीवेटर आदि हमारे साधन होते हैं। नेक्स्ट है, बीजों की जांच बोने से पहले क्यों की जाती है? बहुत से ऐसा होता है कोई फसल हम बोने वाले हैं तो उससे पहले उसके बीजों की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमने पहले खेत में बो दिए फिर वो नहीं जमे अच्छे से, तो उससे पहले उनकी जांच कर लीजिएगा कि ये बीज जमने वाले हैं या नहीं हैं। तो इन्हें किस तरह से जांचना चाहिए वो भी आपको बताना है। तो देखिएगा, प्रमाणित बीजों का उपयोग करने से पहले जहाँ एक और अच्छी पैदावार मिलती है वहीं दूसरी ओर पैसों की बचत भी होती है। किसान अगर अशुद्ध बीज बोते हैं तो इसमें अच्छी पैदावार हमें नहीं मिलती है, इसलिए उनकी जांच कर लेनी चाहिए। और जांच करने के लिए हमें क्या होता है, आप थोड़े से दाने लीजिएगा, किसी भीगे हुए कपड़े में लपेट के आप उनको रख दीजिए। अगर वो अच्छे से जर्मिनेट होते हैं, जमते हैं, तो वह अच्छे बीज होंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, क्या पॉलिश किए हुए चावल से नया पौधा तैयार किया जा सकता है? नहीं, पॉलिश किए हुए चावल से नया पौधा तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि छिलके, पॉलिश करने का मतलब होता है उसका छिलका हट जाना। छिलका अगर किसी भी चीज़ का हट जाता है तो उसका जो भ्रूण होता है वो नष्ट हो जाता है, जिससे नया पौधा नहीं निकल सकता। नीचे दिए गए चित्र में किसान क्या कर रहा है? आप देखिएगा, किसान अपने खेत में किसी खाद को मिला रहा है या बीज बो रहा है। देखिएगा इसमें टोकरी में भरे हुए, तो मतलब आजकल ऐसे ही छिड़क देते हैं बीज, तो या तो बीज बो रहा है या खाद लगा रहा है।
गन्ने की बुवाई किस प्रकार से की जाती है हमको लिखना है। तो गन्ने के कोई बीज नहीं आते बाजार में, जाके बीज ले आएंगे, जैसे गेहूं का, सरसों का, धान का, ऐसे बीज होते हैं। तो ऐसे गन्ने का बीज नहीं होता। हम क्या करते हैं, जो गन्ने होते हैं उन्हीं को काट करके दोबारा ज़मीन में दबा देते हैं। तो गन्ने की बुवाई करने के लिए गन्ने का कोई बीज नहीं मिलता है, बल्कि गन्ने को ही उसकी आँख बचाकर छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। मतलब जहाँ से बीज उसका जर्मिनेट होने वाला होता है वो जगह आँख बोली जाती है, जैसे आलू में होती है वैसे ही गन्ने में होती है। तो उसकी उस जगह को कटने नहीं देंगे हम, और उसे बचा के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते और ज़मीन में हल्की सहायता से दबा देते और हमारी गन्ने की दूसरी फसल तैयार हो जाती है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया, इसमें ये लिखा है कि नीचे बीज से पौधे के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया। तो उनको क्रम में लगाना है कि पहले कौन सा चरण होता है। पहले नंबर एक पे क्या आता है, मिट्टी में हम बीज को दबाते हैं, उसके बाद उसमें जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पर जो भ्रूण होता है वो बाहर आ जाता है, जो यानी पौधे के लिए भोजन का कार्य करता है। उसके बाद ये नंबर 4 पे आ जाएगा और नंबर 5 पे पत्तियाँ उसमें निकल आएंगे और पौधा तैयार हो जाएगा। बीज को बोते समय मिट्टी में क्यों ढका रहना चाहिए। मतलब जो बीज हम बोते हैं अगर मिट्टी में नहीं ढके रहेंगे तो उसके कई कारण, एक तो है धूप से सूख जाएगा, उसका भ्रूण तो जमेगा नहीं, या उसे कोई पक्षी उठा के खा लेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसलिए उन्हें मिट्टी में दबाना बहुत आवश्यक होता है। और मिट्टी में दबने से ही उनको नमी भी चाहिए होती है, वायु वहाँ पहुँच जाती है और सूर्य का प्रकाश ही पहुँच जाता है। तो नमी चाहिए होती है, मिट्टी में दबा रहेगा तो नमी मिलेगी, मिट्टी में नहीं दबेगा तो नमी नहीं मिलेगी। बीज को अंकुरित होने के लिए नमी आवश्यक है, जो बीज को मिट्टी में ढके रहने से मिलती है। सिंचाई किसे कहते हैं, देखिएगा, जो फसल खेत में होती है वह खेत की नमी को सोख लेती है। अब फसल को अतिरिक्त नमी की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम उसकी पूर्ति सिंचाई करके करते हैं। बीज बोने के बाद पहली सिंचाई या सामान्य सिंचाई सभी फसलों के लिए अलग अलग समय पर होती है। अब ये अलग अलग समय पर मतलब ये थोड़ी हमने अलग अलग टाइप की एक ही साथ फसलें बोई हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पानी भी हमें जो नेक्स्ट पानी लगेगा वो साथ साथ देना पड़ेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये फसल की कैटेगरी पर डिपेंड करता है और मिट्टी की वाटर रिटेंशन पावर कितनी है वहाँ पर, इस पर ये डिपेंड करता है। अलग अलग फसलों को अलग अलग नमी की ज़रूरत हो पड़ती है, इसलिए अलग अलग प्रकार की फसलों को कम और अधिक पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उसी हिसाब से हमें अलग अलग टाइम पर पानी लगाना पड़ता है। अब जैसे सरसों की खेती उसमें 1 पानी लगाना पड़ेगा आपको, जबकि गेहूं की खेती में आपको 4 से 5 पानी लगाने पड़ते हैं। धान की खेती में लगातार पानी भरा रहना चाहिए या नमी जानी ही नहीं चाहिए। तो सभी फसलें जो होती हैं वो उनको अलग अलग पानी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र पहचान करके सिंचाई प्रणालियों के नाम व उनके बारे में लिखना है। तो ये जो पहला चित्र दिया गया ये हमारा स्प्रिंकलर एरीगेशन सिस्टम, दूसरा है आपका ड्रिप एरीगेशन सिस्टम और तीसरा इसमें है जैसे जहाँ ज़्यादा पानी ज़रूरत पड़ती है वहाँ जैसे पंप से पानी देना। तो पहले इसको समझिएगा, ये ड्रिप एरीगेशन सिस्टम क्या होता है और कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये ड्रिप एरीगेशन सिस्टम और ये एक है हमारा पाइप एंड टेप, यानी ड्रिप एरीगेशन सिस्टम, बूंद बूंद करके पानी देना। फव्वारा मेथड में भी पानी की थोड़ी बर्बादी होती है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी जितनी जगह में फव्वारा पानी फेंक रहा है वहाँ पौधा नहीं भी है तब भी वहाँ पर पानी पहुँच रहा है। तो ये जो स्प्रिंकलर मेथड है ये वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पर पानी की कमी होती है। जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ इस विधि से सिंचाई की जाती है और फसल को पानी मतलब फसल में पानी भरता नहीं है, केवल आपकी इसमें नमी बनी रहेगी और फसल अच्छे से हो जाएगी। तो ऐसी जगहों पर हम फव्वारा मेथड का प्रयोग करते हैं। दूसरा चित्र इसमें दिया गया वो ये है, ये ड्रिप एरीगेशन सिस्टम बोला जाता है। मतलब ये पाइप बिछे हुए हैं, जो फसल होती है उस सभी में पाइप बिछे होते हैं, फसल के पास से होती हुई जाते हैं और सभी ये पाइप में होते हैं टैप, टोंटी लगी होती है छोटी छोटी, वो खोल दिए जाते हैं और बूंद बूंद करके पानी वहाँ पर टपकता रहता है। इसमें क्या होता है, पानी का बिल्कुल भी नष्ट नहीं होता, जहाँ पानी चाहिए वहीं पर पानी पहुँचेगा, शेष ज़मीन जो खाली पड़ी है वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा, वहाँ पर पानी की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये यूज कहाँ किया जाता है ये मेथड हम वहाँ पे इसमें लिखेंगे कि टैप और पाइप से पानी देने वाली विधि का प्रयोग हम ऐसी जगहों पर करते हैं जहाँ पर पानी की अत्यंत कमी होती है। इसमें पानी की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं होती है। और तीसरा जो डायग्राम इसमें दिया गया वो है हमारा, ये देखिएगा पानी चल रहा है पंप से, यानी जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली कहलाती है। जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली, ओपन वाटर एरीगेशन सिस्टम भी कह सकते हैं इसको।
तो ये हम प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती है, और इस विधि में किसान पानी को बर्बाद बहुत करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, इसमें आप लिखेंगे इस विधि में सिंचाई ऐसे स्थानों पर की जाती है जहाँ पानी की अधिकता होती है, और इस विधि से सिंचाई करने से पानी अधिक मात्रा में नष्ट भी होता है, क्योंकि जहाँ पर फसल के पौधे नहीं है वहाँ पर भी पानी भर जाता है जाकर के। तो ये 3 चित्र दे करके इनके बारे में ऐसे आप लिख सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि फलों की खेती के लिए मटका सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता क्यों होती है। अब देखिएगा, ये मटका सिंचाई प्रणाली क्या होती है कि इस विधि में मटके की जड़ों या पौधे की जड़ के पास मिट्टी में हम मटका पानी से भर के दबा देते हैं, और उस मटके में एक छेद कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, मटके के छेद से बूंद बूंद करके पानी निकलता रहता है। इस तरह से पौधे की जड़ों में नमी बनी रहती है, और इस कारण से पौधे हरे भरे होते हैं और वह फसल अच्छी भी होती है। तो आप इसमें इतना लिखिएगा। नेक्स्ट है, जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली और ड्रिप सिंचाई प्रणाली में आपको एक अंतर लिखना है। तो देखिएगा इसमें क्या 3 चीज़ें लिखनी है, कम से कम 2-2, 3-3 अंतर तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो इसमें ये जो जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली है वहाँ की जाती है जहाँ पानी की अधिकता होती है, और ये वहाँ की जाती है जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। तो ये पहला अंतर हो जाएगा। दूसरे में आप लिखेंगे पानी इस विधि से नष्ट बहुत होता है, और इस विधि में बिल्कुल भी पानी नष्ट नहीं होता, क्योंकि पूरा पेट भर के पानी मिलता ही नहीं, पौधे को नष्ट होगा कहाँ से, बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। और इसमें आप लिखेंगे तीसरा पॉइंट, पानी खुली नालियों में बहता है, और यहाँ पर पानी इसमें लिखेंगे पानी बंद पाइप में बहता और टैब की सहायता से पौधे में टपकता रहता है। तो ये आप इसमें 2-3 अंतर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, खाद किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। उर्वरक या खाद किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो इसमें आप लिखेंगे वनस्पति जगत में पोषण और विकास के काम में आने वाले विघटन को खाद कहते हैं। इसमें आप इस प्रकार से स्पष्ट मात्रा भाषा में लिख सकते हैं कि वनस्पति जगत में पोषण और विकास के काम में आने वाले विघटन को खाद कहते हैं। खादें लगभग 4 प्रकार की होती हैं, जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है और रासायनिक खाद है। तो इतना आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों को समय समय पर उर्वरक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब देखो इसमें लिखना क्या, हम जो लिखेंगे वो देखिएगा, जो फसल की जाती है वह मिट्टी में मौजूद उर्वरकों को का तो पोषण कर लेती है, तो वहाँ उर्वरकों की कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना होता है, दोबारा उसमें अलग से मिट्टी में उर्वरक मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना आप इसमें लिख पाएंगे। और यहाँ पर आपको कैटेगराइज करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ चूहे, सांप, दीमक, टिड्डी, चींटियाँ, मकड़ी, केंचुआ, कौवा, तोता, भमरा, इसमें कौन किसान के मित्र हैं और कौन किसान के शत्रु हैं। तो इसमें केवल आप देखिएगा, केवल एक ही दिया गया है, केंचुआ। केंचुआ तो किसान मित्र होता, और शेष सभी आप इसमें लिख देंगे, चूहे, सांप, दीमक, टिड्डी, चींटियाँ, मकड़ी, कौवा, तोता और भमरा, ये सब किसान के शत्रु होते हैं। तो आप इसमें लिख देंगे। और अगला क्वेश्चन है कि चित्र को देख करके बताइएगा कीट पतंगे किस प्रकार फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और फसलों को कीट पतंगों एवं रोगों से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कीट पतंगे फसलों के पौधों को 3 प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 1 में आप लिखेंगे ये मूल, तने या पत्तियों को काट देते हैं। ये पौधों के विभिन्न भागों के जो पौधे के विभिन्न भाग होते हैं उसमें ज़रूरी रस होता है उसे चूस लेते हैं, या ये तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं जिससे वे तना या फल नष्ट हो जाता है। और इन्हें बचाने के लिए, इन रोगों से, ऐसे रोग हमारी फसल में ना हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें विभिन्न प्रकार के कीटनाशक और जैविक खादें आती हैं, उनका उपयोग करेंगे तो फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो इतना आप इसमें लिखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि मोहित की फसलें खराब हो गई हैं, उसने फसलों को आवश्यक पानी नहीं दिया होगा, उसने फसलों में खाद नहीं दी होगी, कीट पतंगों इस फसलों को हानि पहुंचाई होगी। ये सभी कारण हो सकते हैं हमारी फसलें नष्ट होने के। फसलों की कटाई समय पर करना क्यों आवश्यक है, यानी कोई फसल अगर आपकी पक गई और उसे समय पर नहीं काटेंगे तो उसका क्या होगा। तो आपको इसमें ये लिखना पड़ेगा कि पकी फसल खेत में झड़ने लगती है, कि उसकी बाली पक जाती है, फसल जो बीज होते हैं बाहर निकलने लगते हैं, तो पकी फसल खेत में झड़ने लगती है, इसलिए समय पर पकी फसल को काट लेना चाहिए। आप इसमें इतना लिखें।
फसलों की कटाई किन किन तरीक़ों से की जाती है? देखो, फसलों की कटाई आज की डेट में हमारे यहाँ 2 तरीक़ों से की जाती है। या तो आप हाथ से काटिएगा एक दराती हाशिया लेकर के, या फिर जो मशीनें आ रही हैं कंबाइन वगैरह, उन कंबाइन जो होती हैं उनकी सहायता से आप अपनी फसलों को कटाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि घरों में अनाज का संग्रह किन किन चीज़ों में किया जाता है? तो अपने घरों में आप जैसे भी अनाजों का भंडारण करते हैं वो आप इसमें केवल लिख दीजिएगा। तो इसमें आप लिखिएगा अनाजों का भंडार, यानी जो आपके पैकेट होते हैं, गन्नी कहते हैं जिनको, उनमें भर के आप रख दीजिएगा, या जो अनाज की टंकियाँ आती हैं उनमें भर करके आप इनमें रख दीजिएगा सुरक्षित स्थान पर। और अगला इसमें कि घरों में अनाज संग्रह करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये देखिएगा। तो ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना है, अनाज के भंडारण में कीटनाशक या नीम की पत्तियों का पहले प्रयोग करिएगा, और ऐसी जगह पर उन अनाजों को रखिएगा जहाँ पर नमी ना पहुँचे। और भंडारण करने से पहले अच्छी तरीके से फसल को धूप में सुखा लेना चाहिए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमारी फसलें भंडारण करने के बाद नष्ट होने से बच जाएंगी। देखिए, ये चित्र दिए गए, इनके नाम और कार्य आपको लिखना है। तो ये है कल्टीवेटर, इसका नाम लिखेंगे कल्टीवेटर। ये हमारे खेत की मिट्टी की जुताई के काम में आता है, तो वो इसमें आप लिख देंगे। और इसका नाम है थ्रेशर, ये पकी फसल से अनाज को प्राप्त करने के काम में आता है, इतना आप इसमें लिख देंगे। और ये कुछ औजार दिए गए, इनके नाम लिखने हैं और इनसे क्या करते हैं वो कार्य लिखने हैं। तो वो आप स्वयं भी कर पाएंगे। देखो, ये कुल्हाड़ी है, लकड़ी काटने के काम में आती है। और ये फावड़ा है, मिट्टी को खोदने के काम में आता है। ये दराती है, फसल को काटने के काम में आती है। और ये खुरपी है, फसल को निराई करने के काम में आती है। इतना आप इसमें लिख देंगे। और ये फसल चक्र किसे कहते हैं, मतलब क्रॉप रोटेशन कहिएगा एक तरीके से, फसल चक्र। तो फसल चक्र में आप ये लिखेंगे, अगर किसी खेत में हम एक ही तरीके की फसल करते रहेंगे तो हमारी मिट्टी की जो है उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, एक ही खेत में अगर एक बार हम फलीदार फसल करते हैं और फिर दूसरी बार गैर फलीदार फसल करते हैं तो हमारे खेत की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। इसको फसल चक्र कहते हैं। फलीदार का मतलब अगर आपने पहले मूंगफली कर ली है, चना कर लिया है, मटर कर लिया, अरहर कर लिया है, तो ये फलीदार होते हैं। और फिर उसके बाद ऐसी फसल करिएगा जिसमें फली नहीं होती, जैसे गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, धान है, ये फसल करिएगा तो अच्छी होती है। क्योंकि फलीदार फसल से हमारे खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। तो दोबारा आप ऐसी फसल करिएगा जो फलीदार नहीं होती है, तो वो फसल अच्छी होती है। और बदल बदल के फसलें करने से हमारे खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो बरकरार बनी रहती। अब एक खेत में एक ही फसल बार बार अगर नहीं करनी चाहिए, इस कारण को समझाना है। अगर एक फसल को एक ही खेत में बार बार करते रहते हैं तो जो खेत की उर्वरक क्षमता है वो हमारी चली जाती है। तो उसके लिए फिर हमें ज़्यादा खादें देनी पड़ेंगी, जो कि खेत के लिए नुकसानदायक होता है। तो हमें एक ही प्रकार की फसल पूरे खेत में बार बार नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, गेहूं की फसल की बुवाई से लेकर के बाजार में बेचने तक की प्रक्रिया को यहाँ क्रम से आपको लिखना है। तो इतना हम जानते ही, अगर खेती किसानी थोड़ी बहुत करते हैं तो गेहूं की फसल की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। पहले खेत की जुताई खुदाई करेंगे, मिट्टी को भुरभुरा बनाएंगे, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे, बीज जमेंगे, पानी लगाएंगे, फसल पक जाएगी, उसके बाद काटेंगे और उसकी थ्रेसिंग करेंगे। उसके बाद उस फसल को हम बाज़ार तक लेके जा पाएंगे। काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। फसल रोपाई करके तैयार की जाती है। कौन सी फसल बीज डाल के तैयार की जाती है। रोपाई से मतलब होता है कि पौध लगाना, और बीज डाल करके मतलब फसल खेत में बीज डाल देना। रोपाई करके बहुत कम फसलें की जाती है, जैसे धान है, प्याज है, ये तो रोपाई करके की जाती है, इनकी पौध लगाई जाती है। और बीज डाल करके तो बहुत फसलें होती है, गेहूँ, बाजरा, चना, मटर, मक्का, जौ, सरसों, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली चैप्टर हमने आपको समझा दिया। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।